कुछ दिनों की छुट्टियों में मैं, राजेश, न्यूयॉर्क से दूर अपने मामाजी के यहाँ गया था, जो वर्मोंट के एक खूबसूरत और शांत गांव ग्रीनफील्ड में रहते हैं। पहाड़ियों, सेब के बागानों और गाढ़ी हरियाली से घिरा ये गांव किसी परी कथा की दुनिया जैसा लगता है। मामाजी की एक बेटी है, पिंकी, जिसकी उम्र करीब 19 साल है। उसे देखकर कोई भी पहली नज़र में ठहर जाए। उसका गुलाबी सा रंग, लेकिन उसमें बसी एक सहज चमक, बड़ी बड़ी चमकदार आंखें और उन पर तैरती हल्की मुस्कान में ऐसा आकर्षण था जो किसी सजावट या बनावट से नहीं, बल्कि उसकी अपनी मासूमियत और सादगी से उपजा था। ग्रीनफील्ड गांव की सुबहें कुछ अलग ही होती थी। न शोर, न भागम-भाग, सिर्फ ठंडी हवा, परिंदों की चहचहाहट और दूर पहाड़ियों से आती धूप की सुनहरी किरणें। ऐसे ही एक सवेरे मैं बरामदे में बैठा कॉफी पी रहा था कि पिंकी आंगन में आई, हाथ में किताब लिए। हल्का नीला स्वेटर और खुले बालों में वह किसी पुराने समय की पेंटिंग जैसी लग रही थी। अच्छा लगता है न यहाँ? उसने अचानक पूछा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, इतना अच्छा कि वापस लौटने का मन नहीं करता। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, यहाँ सब कुछ धीमा है, लेकिन दिल से जुड़ा हुआ। लोग, रिश्ते, बातें सब सच्चे लगते हैं। उसकी बातों में एक गहराई थी जो शायद गांव की मिट्टी में पली हो। दिन बीतते गए। हम दोनों अक्सर पास के सेब के बागान में घूमने जाते, कभी झील के किनारे बैठकर घंटों बात करते। मैं जानता था कि यह सिर्फ एक छुट्टी नहीं रह गई थी, कुछ था जो धीरे धीरे दिल के किसी कोने में जगह बना रहा था। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और चारों तरफ एक सुनहरा सन्नाटा छाया हुआ था, पिंकी ने अचानक पूछा, राजेश भैया, आप जब वापस न्यूयॉर्क चले जाएंगे तब क्या हमें याद करेंगे? मैं थोड़ा चौंका, फिर हंसते हुए बोला, भैया। वह शर्मा गई। मेरा मतलब, राजेश। हम दोनों कुछ देर तक चुप रहे, लेकिन उस खामोशी में बहुत कुछ कहा जा चुका था। अगले दिन सुबह मामाजी ने चाय के दौरान कैजुअली पूछ लिया, राजेश, वापसी की टिकट कब की है? मैंने थोड़ा रुक कर कहा, परसों की। पिंकी वहीं बैठी थी, उसके हाथ में अखबार था, लेकिन उसकी नजरें कहीं और थीं। शायद वह पहले से जानती थी, लेकिन सुनकर भी कुछ न बोलना। एक मौन स्वीकार जैसा था। वह दिन बहुत भारी था। हम दोनों जानते थे कि समय कम है, लेकिन कोई भी सीधे कुछ कह नहीं पा रहा था। गांव के शांत रास्ते, हवाओं की सरसराहट और पेड़ों की फुसफुसाहट सब कुछ जैसे हमें चुपचाप विदा दे रहे थे। रात को छत पर बैठे हम दोनों चांदनी में डूबे हुए थे। कुछ देर बाद पिंकी ने धीरे से कहा, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे कोई अधूरी चीज पूरी हो गई हो। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें नमी से भरी थी, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। मैं भी बहुत कुछ महसूस कर रहा हूँ, मैंने कहा, पर समझ नहीं पा रहा कि इसे नाम क्या दूं। वह हंसी, नाम देने की जरूरत नहीं, राजेश। बस इतना कि ये कुछ था जो सच्चा था। अगली सुबह मैं रवाना हो गया। स्टेशन पर पिंकी और मामाजी दोनों आए थे। विदा लेते हुए पिंकी ने बस इतना कहा, जाने से पहले वादा करो, कभी सब कुछ छोड़कर फिर आओगे, सिर्फ अपने दिल की सुनकर। मैंने उसकी ओर देखा और बिना कोई शब्द बोले सिर हिला दिया। 3 साल बाद न्यूयॉर्क की भागती जिंदगी में वह गांव जैसे कोई सपना बनकर रह गया था, लेकिन हर रात सोने से पहले वह सपना आंखों में लौट आता। और एक दिन मैंने थककर खुद से पूछा, क्या मैं सच में जी रहा हूँ या सिर्फ दौड़ रहा हूँ? अगली सुबह मैंने अपना इस्तीफा मेल कर दिया। आज मैं फिर ग्रीनफील्ड के उसी घर के बाहर खड़ा हूँ, और दरवाजा खोलने वाली वही मुस्कान है, पिंकी, तुम सच में आ गए। उसकी आंखों में डिसबिलीफ था। हाँ, मैंने कहा, इस बार दिल की सुनी है, और अब कहीं नहीं जाना। पिंकी के चेहरे पर अब भी वो पहली सी मासूमियत थी, लेकिन आंखों में विश्वास और गहराई और भी बढ़ गई थी। मामाजी ने मुस्कुराकर पूछा, अब तो यही बसने का इरादा है, राजेश? मैंने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ मामाजी, अब यही रहूंगा। यही मेरा घर है। कुछ ही हफ्तों बाद गांव के छोटे से मंदिर में बहुत सादे लेकिन भावनाओं से भरे एक समारोह में हम दोनों ने 7 फेरे लिए। न कोई बड़ी सजावट थी, न शोरगुल, बस परिवार, कुछ रिश्तेदार, गांव के कुछ करीबी लोग, और हमारी आंखों में वो सपना जिसे अब हम साथ जीने वाले थे। एक साथ, एक उद्देश्य। शादी के बाद पिंकी और मैंने फैसला किया कि हम ग्रीनफील्ड को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि गांव के लिए भी बेहतर बनाएंगे। मैंने न्यूयॉर्क में सीखे डिज़ाइन और डिजिटल स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया जहां गांव की महिलाएं अपने बनाए हुए हैंडीक्राफ्ट्स और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेच सकें। पिंकी ने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल खोला जहां वो खुद पढ़ाने लगी। उसने कहा,
बड़ी बड़ी डिग्रियों से ज्यादा जरूरी है ये सिखाना कि सपने देखना और उन्हें सच करना कैसे होता है। धीरे धीरे ग्रीनफील्ड बदलने लगा। लोग जागरूक होने लगे, महिलाएं आत्मनिर्भर बनी और बच्चे नई सोच के साथ पढ़ने लगे। एक शाम बरामदे में बैठकर हम दोनों चाय पी रहे थे। धूप का रंग अब भी वैसा ही सुनहरा था, लेकिन हमारे भीतर एक ठहराव था, एक संतोष। मैंने पिंकी से कहा, कभी सोचता हूँ अगर मैं उस दिन वापस न आता तो क्या होता। वह मुस्कुरा कर बोली, मैं हर रोज उस सेब के पेड़ के नीचे बैठती और यही सोचती कि तुम आओगे। देर से सही, लेकिन दिल की सुनकर जरूर आओगे। राजेश को ग्रीनफील्ड आए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन उस गांव की सादगी, शांति और हरियाली उसके भीतर तक उतरने लगी थी। शहर की भागती जिंदगी से अलग यहाँ समय जैसे रुककर चलता था। एक दिन दोपहर को जब मामाजी खेत पर गए हुए थे और बाकी घरवाले आराम कर रहे थे, राजेश बरामदे में बैठकर एक किताब पढ़ रहा था। हवा में सेब के बाग की खुशबू घुली हुई थी और दूर पहाड़ी पर बादल अटखेलियां कर रहे थे। उसी वक्त घर के आंगन से आती हल्की सी हंसी ने उसका ध्यान खींचा। पिंकी थी, उसके हाथ में मिट्टी लगे कुछ पौधे थे जिसे वह सजाकर गमलों में लगा रही थी। बाल ढीले बंधे हुए थे, माथे पर पसीने की कुछ बूंदें, लेकिन चेहरे पर वही हल्की बोलती हुई मुस्कान। राजेश की नजर अनजाने ही ठहर गई। आपको पौधे अच्छे लगते हैं? पिंकी ने पूछा। उसकी आवाज में एक सहज अपनापन था। हाँ, लेकिन इतने अच्छे से लगाना नहीं आता, राजेश ने किताब बंद करते हुए जवाब दिया। शहर में लोग पौधों को सजावट समझते हैं, हम उन्हें परिवार का हिस्सा मानते हैं। वह मुस्कुराकर बोली। वह बात छोटी थी, लेकिन राजेश के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। उस दिन के बाद राजेश को जैसे कोई कारण मिल गया था हर दिन आंगन में आने का। कभी वह पानी भरने में मदद करता, कभी गमलों को धूप में सरकाता, लेकिन असली मकसद वही था, पिंकी की मुस्कान। एक शाम जब गांव के बच्चे पतंग उड़ा रहे थे और हवा में शोर, हंसी और उजाले बिखरे थे, पिंकी ने पूछा, शहर लौटकर क्या मिस करेंगे? राजेश कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से कहा, शायद तुम्हारी ये मुस्कान। पिंकी थोड़ी देर तक चुप रही, फिर उसने नजरें झुका लीं, लेकिन होठों की कोर पर वो मुस्कान और भी गहरी हो गई। ग्रीनफील्ड की बारिशें भी अजीब होती हैं, न तेज न हल्की, बस इतनी कि हर पत्ता भीग जाए और हर एहसास नम हो जाए। उस दिन भी ऐसे ही बारिश हो रही थी। घर की छत पर खड़ा राजेश बालकनी से गिरती बूंदों को हाथों से पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जैसे कुछ पल थाम लेना चाहता हो। पिंकी चुपचाप पास आकर खड़ी हो गई। भीग जाओगे, उसने धीरे से कहा। कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें भीग जाने देना चाहिए, राजेश ने जवाब दिया। पिंकी ने सिर झुकाया, फिर धीरे से कहा, तुम्हारे जाने में अब बस 4 दिन बचे हैं। पता नहीं क्यों, पर हर गुजरता दिन थोड़ा और खाली सा लगता है। राजेश कुछ नहीं बोला। वह जानता था पिंकी की बात में सिर्फ एक लड़की की उदासी नहीं थी, बल्कि एक रिश्ता था जो बनने से पहले ही छूटने का डर पाल रहा था। क्या हम बस कुछ हफ्तों की कहानी रह जाएंगे? पिंकी ने सवाल पूछा, लेकिन उसकी आंखों में जवाब पहले से था। राजेश ने उसकी ओर देखा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी, पर उन बूंदों से ज्यादा साफ उसकी आंखें बोल रही थी। मैं नहीं जानता, राजेश ने ईमानदारी से कहा। मेरे पास यहाँ से जुड़ने के हर कारण हैं, लेकिन वहाँ नौकरी, जिम्मेदारियां और एक अधूरी जिंदगी है जिसे छोड़ना आसान नहीं। और यहाँ? पिंकी ने धीरे से पूछा। राजेश ने कुछ पल चुप रहकर कहा, यहाँ तुम हो। अगले दिन पिंकी उस पुराने सेब के पेड़ के नीचे बैठी थी जहाँ वे अक्सर साथ आते थे। उसके हाथ में एक छोटा स्केचबुक था जिसमें वह राजेश की एक हल्की सी मुस्कुराती तस्वीर बना रही थी। उसने ऊपर देखा, राजेश खड़ा था। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उसने धीमे लेकिन ठोस स्वर में कहा। अगर मेरे पास कोई वक्त की मशीन होती तो मैं इस बारिश को, इस पेड़ को और तुम्हें हमेशा के लिए वहीं रोक देता। पिंकी की आंखें भर आईं, पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, पर जीवन ठहरता नहीं, या तो लौटकर आते हैं या हमेशा के लिए छूट जाते हैं। चुनाव का पल नजदीक था। रास्ता अब 2 था, लौटना या रह जाना, और इस बार निर्णय आसान नहीं था। विदा का दिन आ चुका था। सुबह की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, पंछी भी जैसे धीमे गा रहे थे। घर के आंगन में हलचल थी, लेकिन राजेश के भीतर एक तूफान। हर सामान समेटते हुए वह एक चीज नहीं समेट पा रहा था, वो लम्हे जो पिंकी के साथ बिताए थे। पिंकी चुपचाप खड़ी थी, उसके हाथ में एक छोटा सा रेशमी रुमाल था जिस पर उसने खुद कुछ कढ़ाई की थी। जहाँ दिल है वही घर है। राजेश ने उसे देखा और कहा, शब्द नहीं है मेरे पास, सिर्फ एक सवाल है, क्या तुम इंतजार करोगी?
पिंकी की आंखें भीग गईं, लेकिन उसकी आवाज स्थिर थी। इंतजार वो करते हैं जो यकीन नहीं करते। मैं भरोसा करती हूँ, जब भी लौटोगे मैं यही मिलूंगी। राजेश की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से उसका हाथ थामा। मैं लौटूंगा पिंकी, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए, हमारे लिए, उस अधूरे सपने के लिए जिसे हम दोनों ने मिलकर जिया है। वह झुककर उसने वही रुमाल लिया। उसमें सिर्फ कड़ाई नहीं थी, बल्कि एक वादा था जो उम्र भर साथ चलेगा। ट्रेन चल पड़ी। पिंकी दूर खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें राजेश को छोड़ नहीं रही थी। राजेश खिड़की से बाहर झांकते हुए सोच रहा था, शहर की भीड़ में जो अधूरा था वो इस गांव की सादगी में पूरा मिला है। और अब मुझे लौटना ही होगा, क्योंकि अब मेरा घर वही है जहां वो मुस्कुराती है। 1 साल बीत चुका था। न्यूयॉर्क की जिंदगी फिर वही बन गई थी। मीटिंग्स, क्लाइंट्स, समय की पाबंदियां और हर रोज एक खालीपन। पर एक चीज नहीं बदली थी, पिंकी की कड़ाई वाला रूमाल, जो अब भी उसकी डायरी के बीच रखा था। राजेश हर रात उसे खोलता और हर सुबह उसे फिर से बंद करता, जैसे खुद से कहता, बस थोड़ा और, फिर लौटूंगा। फिर एक दिन राजेश को एक जबरदस्त प्रमोशन का ऑफर मिला, टोक्यो ब्रांच का सीनियर क्रिएटिव डायरेक्टर। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट। सभी ने बधाइयां दी, सब खुश थे, लेकिन राजेश की मुस्कान अधूरी थी। रात को देर तक वह खिड़की के पास बैठा रहा। कंप्यूटर स्क्रीन पर टोक्यो की स्काईलाइन चमक रही थी, पर उसकी आंखों में अब भी ग्रीनफील्ड के बागों का हरा रंग था। अगली सुबह उसने सबको चौंकाते हुए ऑफर ठुकरा दिया। मैं जा रहा हूँ घर, उसने बस इतना कहा। वापसी, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं था। राजेश फिर उसी ग्रीनफील्ड स्टेशन पर उतरा। वो पहाड़, वो हवाएं, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन जैसे कुछ बदल गया था। मामाजी ने दरवाजा खोला, आश्चर्य और खुशी के साथ। राजेश। अचानक। पिंकी ने तो कुछ बताया भी नहीं। बताया क्या? राजेश का दिल धड़क उठा। मामाजी ने सिर झुकाया। कुछ हफ्ते पहले एक रिश्ता आया था। पिंकी ने मना कर दिया था, पर वो अब भी बहुत चुप रहने लगी है। राजेश धीरे धीरे बाग की ओर गया, जहां पिंकी अक्सर अकेले बैठा करती थी। वो वहां थी, हाथ में वही स्केचबुक और सामने अधूरी तस्वीर राजेश की। राजेश चुपचाप पास बैठ गया। कुछ देर बाद पिंकी ने धीरे से कहा, पता था तुम आओगे, लेकिन डर था कहीं देर न हो जाए। शायद देर हुई, राजेश ने कहा, पर अब जो भी होगा तुम्हारे साथ होगा। पिंकी ने उसकी ओर देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुराए। तो चलो, वह बोली, अब इस अधूरी तस्वीर को पूरा करते हैं। राजेश और पिंकी अब हर दिन साथ रहते थे, लेकिन अब उनके रिश्ते में सिर्फ चुपचाप बैठकर मुस्कुराने वाले पल नहीं थे, बल्कि सवाल थे, योजनाएं थी और आगे बढ़ने की ललक थी। एक शाम चाय पीते हुए पिंकी ने कहा, राजेश, क्या कभी तुम्हें ये लगता है कि हम सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं? राजेश ने कहा, नहीं, पर अब लगता है हमें और लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए। उस रात देर तक दोनों बात करते रहे। गांव के बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और कला और हुनर को पहचान दिलाना। इन्हीं विषयों पर सोचते सोचते एक योजना बनी। ग्रीनफील्ड क्रिएटिव हब एक सपना आकार लेता है। पिंकी ने गांव की महिलाओं को सिलाई, बुनाई और डिजाइन सिखाना शुरू किया। राजेश ने एक वेबसाइट तैयार की, जहां गांव की बनी चीजें देश विदेश में बिकने लगी। बच्चों के लिए शाम की मुफ्त क्लासेस शुरू हुई, जिसमें पिंकी खुद पढ़ाती थी और शहर से आए कुछ वॉलंटियर्स मदद करते थे। धीरे धीरे ग्रीनफील्ड बदलने लगा। लोगों की सोच बदली, सपने बदले और सबसे बढ़कर आत्मविश्वास लौटा। 1 वर्ष बाद एक बड़ा आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा। द रिटर्न ऑफ द हार्ट, हाउ अ कपल रिवाइव्ड अ फॉरगॉटन विलेज इन वर्मोंट। दिल की वापसी, कैसे एक जोड़े ने एक भूले गांव को फिर से जगह दिया। राजेश ने वह अखबार पढ़कर मुस्कुराते हुए पिंकी को देखा। क्या तुमने कभी सोचा था कि वो बारिश वाली वो शाम हमें यहाँ तक ले आएगी? पिंकी हंसी, मैंने तो बस तुम्हारी ट्रेन की खिड़की से देखी थी, पर तुम्हारी आंखों में जो वादा था उस पर भरोसा कर लिया था। ग्रीनफील्ड अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा था, वो प्रेरणा बन चुका था। राजेश और पिंकी की जोड़ी अब आसपास के गांवों में भी चर्चा का विषय थी। उनकी कहानी स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी थी, मॉडर्न लव इन रूरल चेंज के नाम से। लेकिन रोशनी जितनी तेज होती है, परछाइयां उतनी लंबी हो जाती हैं। एक दिन गांव के बाहर की एक बड़ी कंपनी ने ग्रीनफील्ड की जमीनों पर कब्जा करने का प्रयास किया। यहाँ रिजॉर्ट बनेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, काम मिलेगा कहकर कुछ गांव वाले लालच में आ गए। पिंकी को बहुत दुख हुआ। हमने इन्हें सपना दिखाया था और अब उन्हें खरीदा जा रहा है। राजेश ने कहा, अब समय है कि हम सिर्फ काम न करें, आवाज बने।
अंतिम अध्याय, तुम्हारे साथ की खामोशी। ग्रीनफील्ड की वो शाम कुछ अलग थी। बादलों की हल्की परत के बीच सूरज धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। हवा में एक मीठी ठंडक थी और चारों ओर फूलों की हल्की सी महक। पिंकी मंदिर से लौट रही थी, हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में, माथे पर लाल टिकली और आंखों में वही चमक जो अब राजेश की जिंदगी की रोशनी बन चुकी थी। राजेश बरामदे में खड़ा था, हाथ में 2 कप चाय लिए। वह मुस्कुराया, आज भी वैसे ही लग रही हो जैसी उस पहली दोपहर में जब मिट्टी से सने हाथों में पौधे लिए आंगन में खड़ी थी। पिंकी मुस्कुराकर पास आ गई। और तुम आज भी वैसे ही हो, उलझे हुए, सवालों से भरे। लेकिन जब मुस्कुराते हो तो सब सही लगता है। 2 कप चाय, एक लंबी खामोशी। वे दोनों बैठ गए। आसपास कोई शोर नहीं था, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और उस खामोशी की गर्माहट जिसमें अब शब्दों की जरूरत नहीं थी। राजेश ने धीरे से पिंकी का हाथ पकड़ा। तुम्हें पता है, मैं कई बार सोचता हूँ, अगर तुमने उस दिन मुझे रोक लिया होता तो शायद मैं कभी इतना नहीं समझ पाता कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। पिंकी ने उसकी ओर देखा, और अगर तुम वापस न आते तो मैं शायद समझ जाती कि जो लौटता है वही सच में प्यार करता है। धीरे धीरे बारिश की बूंदें गिरने लगी। पिंकी ने कहा, याद है वो पहली बारिश जब तुम जा रहे थे? राजेश ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब हर बारिश मुझे तुम्हारे पास लाती है। वे दोनों खामोश बैठ गए, एक दूसरे के कंधे से सटे हुए। बारिश की बूंदें जैसे 2 आत्माओं के बीच संगीत बन गई थी। और फिर राजेश उठा और जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसने पिंकी के सामने खोलकर कहा, तुम्हें तो पता है मैंने कभी ज्यादा नहीं कहा, पर आज कहना चाहता हूँ, क्या तुम जिंदगी के हर मौसम की तरह इस आखिरी उम्र की बारिश में भी मेरा साथ दोगी? पिंकी की आंखें भीग गईं, लेकिन होठों पर वही हल्की सच्ची मुस्कान थी। मैं तो कब से तुम्हारे साथ ही हूँ, बस अब ये अधूरी सी कहानी पूरी कर लो। रात गहराती रही, चाय ठंडी हो गई, बारिश धीमी हो गई, लेकिन वो 2 हाथ जो एक दूसरे में गुंथे थे अब कभी छूटने वाले नहीं थे। चेरी ब्लॉसम अंतिम पंक्तियां। कुछ कहानियां किताबों में बंद नहीं होती, वो एक साथ देखी गई धूप, एक साझा चाय का कप और 2 आत्माओं की मौन रजामंदी में बस जाती हैं। राजेश और पिंकी की कहानी अब खत्म नहीं होती। वो हर उस इंसान के भीतर जिंदा है जिसने कभी लौटने की उम्मीद से प्यार किया है। चेकमार्क, निर्णय, कंक्लूजन। जहां दिल है वही घर है। राजेश और पिंकी की कहानी सिर्फ 2 लोगों के बीच प्यार की नहीं, बल्कि वापसी, विश्वास और साझा उद्देश्य की कहानी है। जहां एक तरफ आधुनिक जीवन की आपाधापी है, वहीं दूसरी ओर एक गांव है जो सादगी, प्रकृति और आत्मा की गहराई को बचाकर रखता है। राजेश ने चुना प्रमोशन, शहर, ऊंचाई नहीं, बल्कि वो मुस्कान, वो मिट्टी और वो साथ जो जिंदगी को सच में पूरा बनाता है। पिंकी ने चुना इंतजार नहीं, भरोसा, सपने नहीं, हकीकत को प्यार करना। उनकी मोहब्बत ने सिर्फ 2 दिलों को नहीं, बल्कि एक पूरे गांव को रोशन कर दिया। ओपन बुक सारांश समरी। शीर्षक, जहां दिल है। मुख्य पात्र, राजेश, न्यूयॉर्क में काम करने वाला एक युवा जो अपनी जड़ों की तलाश में ग्रीनफील्ड गांव आता है। पिंकी, उसकी मामाजी की बेटी, एक संवेदनशील, आत्मनिर्भर और सरल स्वभाव की लड़की जो गांव की जिंदगी में संतुलन और सच्चाई खोजती है। कहानी का क्रम। 1. मुलाकात। राजेश और पिंकी की मुलाकात एक खूबसूरत गांव में होती है, चाय, बरसात और मुस्कुराहटों के बीच। 2. बिछड़ना। राजेश लौट जाता है, लेकिन एक वादा छोड़ जाता है, कभी सिर्फ दिल की सुनकर लौटूंगा। 3. लौटना। समय बीतता है, संघर्ष होते हैं, लेकिन राजेश लौटता है और पाता है कि पिंकी अब सिर्फ उसकी नहीं, गांव की उम्मीद बन चुकी है। 4. साथ और सपना। दोनों मिलकर गांव को बदलते हैं, शिक्षा, स्वरोजगार और कला के जरिए। 5. संघर्ष। एक बड़ी कंपनी से जमीन को बचाने के लिए दोनों साथ लड़ते हैं और गांव को संरक्षित सांस्कृतिक ग्राम का दर्जा दिलाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सुझाव और प्यार से ही हमें और बेहतर कहानियां लिखने की प्रेरणा मिलती है।